देखिए अपचायक गुण में क्या है कि यहाँ पर इन तत्वों का जो तत्व होंगे कौन से वाले, लेंथेनाइड्स, है ना। लेंथेनाइड में देखेंगे तो लेंथेनाइड में क्या होता है बेटा, लेंथेनाइड में ये माना जाता है कि जितने भी हमारे पास ये तत्व हैं इसमें, है ना, इन तत्वों में अपचायक गुण क्या होगा, किससे इंगित होता है बेटा, ये होता है उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव से। जो यहाँ पर अपचायक गुण होगा वो होगा उच्च मानक, है ना, उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये है उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव से इसको इंगित किया जाता है। किसको, जो इसके गुण को हम दिखा सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें देखिए आगे किससे इंगित करेंगे हम इसको, उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव से, है ना। और इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा, आसानी से तीनों इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित कर देगा। इसका जब जिसका उच्च अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता है। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेंथराइड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास Ln है, लेंथराइड से, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देगा और ये क्या बना देगा, Ln3 पॉजिटिव। Ln क्या बनेगा, 3 पॉजिटिव। और इससे क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका क्या माना जाता है, उच्च ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो ये है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, है ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में ये माना जाता है। फिर इसके अलग अलग है रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके साथ कुछ अन्य रिएक्शनें भी होती हैं, है ना। उन रिएक्शनों पर हम बात करेंगे। जैसे देखो यहाँ लेंथेनम से, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लेंथेनम से है और ल्यूटीशियम तक, ये तो लेंथेनाइड है। यहां तक जाने पर क्या होगा, जो हमारे पास होगा ई नोट, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो ऋणात्मक मान होगा वो कम होता चला जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान क्या होगा, कम होगा। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान क्या होगा, सबसे कम इसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, है ना। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं हम कि जो अपचायक प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी, जैसे पहला है जल से अभिक्रिया। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आता है कि जैसे मान लीजिए रिएक्शन विद वाटर, पानी के जल के साथ अभिक्रिया, है ना। तो जल से क्या अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज है, जल के साथ हमने अभिक्रिया करवानी है ना। तो जल के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, लेंथराइड्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा इसमें, लेंथराइड्स। लेंथराइड का फॉर्मूला हम जनरली क्या करते हैं, Ln से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास है जल से अभिक्रिया, इसका हिंदी में क्या आ सकता है, जल से अभिक्रिया। ये इसकी प्रॉपर्टीज है ना। तो जल से अभिक्रिया क्या होगा, हम क्या लेंगे 2Ln। Ln का मतलब यहाँ पर है लेंथराइड से, है ना। और इस पर हम 6 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बना देगा, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल LnOH की होल थ्राइस, और प्लस इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे इसमें, 3 मॉलिक्यूल H2, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब इनकी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं। Ln का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम क्या करेंगे, हम सीरियम भी ले सकते हैं। सीरियम ले लेंगे 2, तो
तो यहाँ पर क्या करवाएंगे, 6 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सीरियम हाइड्रोक्साइड, ये सीरियम हाइड्रोक्साइड, और 3 इसमें क्या हो जाएंगे H2, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, सीरियम की जगह और क्या हो सकते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, जैसे सीरियम हो गया, उसके बाद कौन सा हो सकता है, एट्रिबियम हो सकता है ना, सीरियम हो गया, प्रोसोडियम हो गया, प्रोसोडियम है ना, नियोडियम हो गया, ये सारे ले सकते हैं। समेरियम हो गया, यूरोपियम हो गया, गैडोलियम हो गया, इन किसी को भी ले सकते हैं बेटा इनकी जगह, है ना। तो ये एलन का मतलब इसने जनरल प्रॉपर्टीज दी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है ना। ये तो तब है जब हम क्या करते हैं, इसको ठंडे जल में अभिक्रिया करवाते हैं, ठंडे जल में, तो ये तुरंत इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं, ठीक है। अन्य अभिक्रिया है, दूसरा है वायु में, वायु से अभिक्रिया, देखो रिएक्शन विद एयर, है ना, वायु से किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो वायु में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन होता है, ये हमें पता है, वायु में ऑक्सीजन होता है। तो जो लैंथेनाइड्स है वो वायु से अभिक्रिया किस प्रकार कर लेंगे, जैसे 4 Ln ले लिया, Ln ये क्या बेटा, जनरल फॉर्मूला है किसका, लैंथेनाइड्स का। इसकी जगह हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे सीरियम ले सकते हैं, प्रोसोडियम ले सकते हैं, है ना, ये कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं Ln की जगह, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर 3 मॉलिक्यूल O2 की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, और रिएक्शन होने पर ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल Ln2O3, इसका नाम है लैंथेनम ऑक्साइड, है ना। तो इस प्रकार से वायु से भी ये अभिक्रिया कर लेता है। इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लैंथेनाइड रख सकते हैं, कोई भी लैंथेनाइड ले सकते हैं, ये जनरल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा, इसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, ये हाइड्राइड बना देगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने कोई लिया, कोई भी Ln ले सकते हैं, लैंथेनाइड ले सकते हैं, और इस पर क्या कराएंगे, H2 की रिएक्शन करवाएंगे, और ये मालूम क्या बना देगा, यहाँ टेम्परेचर होगा 300 to 400 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इसमें यदि इस टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Ln H2 बना सकता है, और Ln H3 भी बना सकता है, ये दोनों बन सकते हैं, इन दोनों के साथ कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर या तो ये H2 वाला बनेगा या H3 वाला, इसलिए मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें रिएक्शन, वो है रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ हमें अभिक्रिया करवानी। तो हेलोजन्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास 7th ग्रुप एलिमेंट है वह हेलोजन है। हेलोजन याद रखना कौन कौन से हो सकते हैं, हेलोजन होते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसको जनरली कम लेते हैं, इन्हीं में से लेते हैं, है ना। तो ये सारे हेलोजन्स हैं, और हेलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं बेटा, ध्यान रखना एक्स से, है ना, जैसे मोल फ्रैक्शन को दिखाते थे ऐसे हेलोजन को यहाँ भी एक्स से दिखाते हैं। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर यदि देखेंगे तो रिएक्शन हेलोजन के साथ अभिक्रिया, है ना। तो हेलोजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल लैंथेनाइड्स, और इस पर क्या करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल X2। X2 का मतलब देखो मैंने X कहा ना, फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, इनकी जगह, है ना। और ये क्या बना देगा, इज इक्वल टू, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल NN Ln X3, है ना। इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, ये हमारे पास हेलोजन वाले ट्राइहाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सपोज आपको लगे कि मुझे लैंथेनम की जगह सीरियम लेना है 2 मॉलिक्यूल, और इस हेलोजन की जगह हम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल CeCl3, बस हमने इस टाइप ये कंपाउंड, इस प्रकार से उनकी जगह
ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन के साथ। तो हैलोजन के साथ किस प्रकार से उसने ट्राई हैलाइड्स बनाने, ये कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, है ना। इसके बाद है रिएक्शन विद नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कौन होते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, सल्फर हो गया, है ना, कार्बन हो गया, सब नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया लेंथेनाइड्स Li, है ना, और इसके साथ हमने कार्बन की रिएक्शन करवाई। तो इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस, है ना। यदि केल्विन में करेंगे तो 273 और जोड़ दो इसमें, है ना। यहाँ आ जाएगा LnC2। यदि हम लेंथेनाइड के साथ किसी अन्य की करवाएं, माना 3s की करवाते हैं, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। अधातु के साथ अभिक्रिया होकर के क्या बना देगा, Ln2, इसको 2 लिखना बेटा, है ना, Ln2 और S3 ये बन सकता है ना। तो अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल है, उनके साथ ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये देखें बेटा, इसके एक है लेंथेनाइड के उपयोग। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं लेंथेनाइड के उपयोग, कहाँ कहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें देखो, पहले है जैसे इनके उपयोग क्या हो सकते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। देखो पहला नंबर यदि हम लिखते हैं तो ये यहाँ पर देखोगे तो इनका औद्योगिक उपयोग किया जाता है, उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। जिससे पहला नंबर देखेंगे तो लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं, ये मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, मिश्र धातु, मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उनको बनाना, मिश्र धातुओं, ठीक है, को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्र धातु से इससे बन सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मिश्र धातु भी कहते हैं। जैसे मिश्र धातु लिखा हुआ ना, तो इसको मिश्र धातु भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपकी बुक में लिखा होगा मिश्र धातु, इसको भी याद रखिएगा ना, मिश्र धातु को मिश्र धातु भी कहा जाता है, ठीक है ना। अपचायक के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। किस रूप में, अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, है ना। यानी कि क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, अपचायक पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपचायक पदार्थ के रूप में, कि जो अपचायक पदार्थ होगा के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और अपचायक के रूप में हो गया, है ना। ये अन्य भी जैसे आप लोगों ने देखोगे मिश्र धातु, जैसे जेट इंजन है, जो हमारे पास जेट प्लेन होते हैं उसके पुर्जे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो जेट प्लेन होता है उसमें कहते हैं मैग्नीशियम मिश्र धातु, मिश्र धातु, यानी कि एक किस काम आता है मैग्नीशियम मिश्र धातु, ये होता है जेट इंजन के पुर्जे बनाने में, जेट इंजन के पुर्जे बनाने, जो जेट इंजन पर लगाए जाते हैं उनको बनाना, जेट इंजन के पुर्जे बनाने। और इसमें क्या होता है बेटा, मिश्र धातु होती है, इसमें होता है 1% जर्कोनियम, 1% क्या होता है इसमें, जर्कोनियम, है ना। तो इस प्रकार से अन्य चीजों में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये उत्प्रेरक के रूप में बहुत प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक और है, यदि हम देखेंगे तो सीरियम क्या करता है, पराबैंगनी जो प्रकाश होता है ना, पराबैंगनी सीरियम जो है ताप और पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कि दो चीजें, जो सीरियम है ये प्रकाश को नहीं, प्रकाश का जो ताप होगा, एक तो ताप को
और दूसरा प्रकाश को, दोनों को क्या कर देता है, अवशोषित करता है। इन दोनों को क्या कर देता है, अवशोषित, अवशोषित, ये इन दोनों को अवशोषित कर लेता है ना, इन दोनों का अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रकार से इनको अवशोषण के रूप में भी किया जाता है। ये इनसे ऑक्साइड भी बनते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे NdO3 हो गया, है ना, Pr2O3 हो गया, है ना। और इनसे क्या बनते हैं, रंगीन कांच, जो अलग रंगीन कांच होते हैं, इनसे ही बनाए जाते हैं। तो ये भी सारे के सारे पेट्रोलियम के व्यंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। पेट्रोल, जो पेट्रोल होगा, पेट्रोल के व्यंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। गैस मेंटल के रूप में, एक गैस मेंटल होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, गैस मेंटल के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारे प्रयोग हैं इसके, है ना। तो ये थे बेटा हमारे पास, इतना था हमने, ये था लैंथेनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड के बारे में हम जान चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें लैंथेनॉइड्स हो सकते हैं, किस प्रकार से लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी का, वो है एक्टिनॉइड्स। दूसरा टॉपिक क्या है, एक्टिनॉइड्स। आज हम थोड़ी सी एक्टिनॉइड्स के बारे में भी पढ़ लेंगे कि एक्टिनॉइड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स देखें बेटा, एक्टिनॉइड क्या होगा, ये जो लैंथेनॉइड था ये था 4f सीरीज। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे, 4f में आ रहे थे। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं इनको, ये कहाँ से, एक्टिनियम से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं, एक्टिनियम से। तो हम आसानी से इसको कह सकते हैं ये एक्टिनियम से शुरू हो सकते हैं, तो इनको हम एक्टिनॉइड भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, एक्टिनॉइड। और एक्टिनॉइड में देखोगे बेटा, तो एक्टिनॉइड में आता है 4,5F सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको हम कहते हैं 5F ब्लॉक के तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दो सीरीज थी, एक तो हम सीरियम से लेकर के ऐसे गए थे, ये पहली वाली सीरीज थी, और एक उसके नीचे बनी हुई दो लाइनें हैं, जो नीचे वाली लाइन है वो है हमारे पास 5F सीरीज, है ना, 5F सीरीज है। तो इसमें यदि देखोगे तो 5F सीरीज के अंतर्गत जो आते हैं वो एक्टिनॉइड्स आते हैं, है ना। और यहाँ पर देखोगे ये भी कितने तत्व हैं, ये भी 14 है। इनकी संख्या भी कितनी है, 14, 5F सीरीज में है, और ये 14 तत्व। इनका परमाणु क्रमांक देखोगे तो ये 90 से लेकर शुरू होते हैं और 103 तक। ऐसे यहाँ देखोगे तो 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है ना। इनको हम एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है बेटा। जैसे इनको, क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लैंथेनॉइड कहते हैं। ये आते हैं बेटा एक्टिनियम के बाद, ठीक है ना। ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, एसी के बाद आते हैं, है ना, एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड कहा जाता है, पूछा जा सकता है। और ये भी क्या है, अंतः संक्रमण तत्व है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो कौन से थे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये है अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, ये इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारे पास अंतः संक्रमण तत्व, इन्हें भी कहा जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों को क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। संक्रमण तत्व तो कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन 4F और 5F सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। ये कौन सी सीरीज है, एक्टिनॉइड्स कौन से हैं, ये एक्टिनॉइड है 5F सीरीज, याद रखना आप, ठीक है ना। ये 5F सीरीज है जिसमें हम एक्टिनॉइड्स पढ़ते हैं। इससे थोड़ा और आगे चलते बेटे, देखो इन तत्वों में क्या होगा कि जो 5F होगा, इन तत्वों में देखेंगे तो 5F
है ना, व 6d, देखो यहाँ पर 6d, ये जो उपकोष होते हैं इनकी ऊर्जाएं लगभग लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं। 5f और 6d के जो उपकोष हैं इनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। ठीक है, और ये जो सभी तत्व हैं ये कौन से आते हैं, 7वें आवर्त में आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7वें आवर्त के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी 7th आवर्त के उसमें मिलेंगे सर, है ना। और यहाँ पर देखोगे जैसे लुटेशियम से हम देख रहे हैं सीरियम से लुटेशियम तक था, सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक कौन था, ये था 4f सीरीज जिसको लैंथेनोइड कह रहे थे। ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये होते हैं बेटा थोरियम से, TH 90 से लेकर के और कहाँ तक, ये होंगे लॉरेंशियम LR 103 तक। जो एक्टिनोइड है थोरियम से लेकर के और लॉरेंशियम तक, है ना, एक श्रेणी चलती है। इस प्रकार की जो श्रेणी होगी उसको लॉरेंशियम कहा जाता है। और इन तत्वों को हम जैसे वहां पर क्या कर रहे थे, लैंथेनोइड को लिख रहे थे Ln से, इनको लिखेंगे An। यदि हम सामूहिक रूप से क्या लिखेंगे, इनको An लिखेंगे, एक्टिनोइड को, लैंथेनोइड को Ln और एक्टिनोइड को An, है ना। और इनका जो क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा, देखो बेटा यूरेनियम है, ठीक है ना। एक और शब्द इनके लिए यूज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो होता है प्रायूरेनियम तत्व। क्या शब्द कहा मैंने, मैंने गलती की, प्रायूरेनियम तत्व। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांस यूरेनिक एसिड, यूरेनिक एलिमेंट। और ये क्या होता होगा, ये क्या होता होगा ट्रांस, है ना। तो ये क्या होते हैं कि यूरेनियम होता है 92, ठीक है ना, कितना होता है 92। इसके यह कहाँ से शुरू होते हैं, 90 से। ये एक्टिनोइड कहाँ से शुरू होते हैं, थोरियम से। लेकिन यूरेनियम के बाद, यूरेनियम होता है बेटा 92, है ना। यूरेनियम के बाद जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या माने जाते हैं, कृत्रिम रूप से और अस्थायी होते हैं। ये तो कृत्रिम रूप से बनाए गए हो, है ना, कृत्रिम व अस्थायी। किसके बाद, यूरेनियम 92 के बाद। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद हैं ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते। अतः इनको क्या कहा जाता है, प्रायूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व क्या होते हैं, कृत्रिम और तथा अस्थायी होते हैं। कृत्रिम भी हो सकते हैं और अस्थायी हो सकते हैं। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रायूरेनियम तत्व कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रायूरेनियम, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है प्रायूरेनियम कैसे कह सकते हैं, प्रायूरेनियम तत्व। तो आप लोग बता सकते हैं कि यूरेनियम के बाद जो आने वाले तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं और अस्थायी होते हैं। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रायूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो ये है बेटा हमारे पास प्रायूरेनियम तत्व, ठीक है ना। ये सभी तत्व क्या होते हैं, ये सारे के सारे सभी तत्व होते हैं रेडियो एक्टिव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। ये सारे के सारे तत्व क्या माने जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व माने जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि देखोगे
तो जो प्रारंभिक सदस्य हैं इसके, है ना, इनकी अर्धायु अधिक होती है। जो पहले शुरुआती तत्व होंगे उनकी अर्धायु क्या होगी, अधिक होगी, है ना। और बाद में जो आने वाले हैं उनका क्या होगा, अर्धायु का जो प्रास होगा 1 दिन से लेकर के 3 मिनट तक हो सकता है ना, या 1 दिन से लेकर के 3 मिनट तक इनका अर्धायु प्रास होगा, बहुत कम माना जाता है ना। देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट है इसका पॉइंट एक है कि 15 एक्टिनोइड तत्व, 15 कहाँ से हो गए, एक हमने एक्टिनियम को भी इसमें जोड़ दिया, है ना। कई गुणों में इसमें समानता रखते हैं। देखो ये एक्टिनियम को हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, लेकिन वैसे होते कितने हैं, 14 तत्व होते हैं, है ना। तो 15 को लिखेंगे तो इनमें समानता, गुणों में समानता पाई जाती है। और इन्हें क्या है, क्या गुण होते हैं इनके, ये भी तीसरे वर्ग के समान होंगे, तीसरा जो थर्ड वर्ग होगा उसी के समान एक गुण दिखा देते हैं। आवर्त तो होगा 7वां, लेकिन वर्ग कौन सा होगा, तीसरा। जो 4F वाले थे वो भी तीसरे वर्ग में थे, वर्ग तो एक ही होगा, है ना। तो इनका वर्ग एक है और गुण क्या होंगे, क्योंकि एक ही वर्ग के अंतर्गत आते। मैंने पहले दिन बताया था आपको कि वहां पर जगह नहीं थी इसलिए इनको नीचे रखा गया, है ना। तो पहला इसका नंबर आता बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तो अभी तक इसकी कहानियां थी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। अब इनमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। पहला पॉइंट इसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो सॉरी बेटा, मैंने आप लोगों को एक्टिनोइड को AN न होकर के RN होगा बेटा, ना AN न होकर के RN भी लिख सकते हैं ना, तो RN भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है। पहले तो हमारे पास है एक्टिनियम, तो एक्टिनियम को यदि छोड़ दिया जाए तो पहला क्या आएगा, थोरियम आएगा, है ना। एक्टिनियम को हम क्या मान लेते हैं कि एक्टिनियम तो है किसका, यहाँ पर देखोगे तो तीसरे वर्ग का, है ना। तो तीसरे वर्ग के बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन यदि हम किससे लेंगे शुरुआत करें, चलो एक्टिनियम से शुरू करते हैं ताकि एक्टिनियम से समझ में आ जाएगा। एक्टिनियम वैसे 5F का नहीं बेटा, है ना, इसके बाद आने वाला है। तो एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि देखोगे तो मैंने कैसे बताया था आपको, जो हमें ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो कैसे लिखना है। मान लीजिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये रफ पे लिखना बेटा आप लोगों को हमेशा, इसकी प्रैक्टिस कर लो। S हो गया, फिर 2 बार SP हो गया, एक बार ये लिख ली, दूसरी बार ये लिख लिया, फिर लिखो SDP, 2 बार SDP लिखना। इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। फिर आएगा SFDP, फिर आएगा SFDP, 2 बार। केवल S शुरुआत में S है एक बार, बाकी सब 2 बार। और केवल SS को देखना, पहले बार क्या करना है, S को देखना है और उनके आगे गिनती लिखते रहना है। जैसे 1 हो गया, दूसरा S हो गया, तीसरा S हो गया, चौथा S हो गया, जहाँ जहाँ दिखते जाएंगे आपको पहले नंबर पे, है ना। 5वां S हो जाएगा, 6ठा S हो जाएगा और 7वां S हो जाएगा। इससे हमें क्या होगा कि जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारे 2-3 नंबर क्लियर हो सकते हैं हमेशा के लिए, है ना। देखो P को हम करेंगे बेटा, शुरू करेंगे लेकिन 2 से। S को किया हमने 1 से और P को 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 P हो जाएंगे, 5 P और 6 P कहाँ पर है, 6ठा P हो जाएगा, 7वां P। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनको लिख सकते हैं। P हो गया, अब D का नंबर आएगा तो D देखो, D क्या होगा, D करेंगे 3 से शुरू। D को कहाँ से करोगे, 3 से, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6ठा D हो गया। और F को करेंगे 4 से, देखो 4F एंड 5। यहाँ तक पहुँचना हमने, क्योंकि इस समय 5F सीरीज है, यहाँ तक आएंगे हम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बड़ा बड़ा होने वाला है ना। तो देखो एक्टिनियम देखते हैं, 89, ये तो है वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब 89 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 1s2 हो गया,
2s2 हो गया, 2p6 हो गया। यहाँ तक हम अब बिना देखे हुए चलते रहेंगे। हमें मालूम है s में 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, p में 6 बनने हैं, d में 10 बनने हैं और f में 14 बनने हैं। ठीक है, ऐसे करते हम चले जाएंगे। देखो यहाँ तक हम हो गए, फिर यहाँ देखो आगे बढ़ो यहाँ तक, तो उसके बाद आएगा 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ठीक है ना, 5s2, 4d10, 5p6, फिर आएगा 6s2 एंड 4f14 हो जाएंगे। और 4f14 के बाद अब देखो क्या आ रहा है, 4f14 5d, ठीक है ना, तो 5d देखेंगे, 5d 10 हो जाएगा। 6p कितने हो जाएंगे, 6p हमारे पास आ जाएगा, p में आएंगे 6, है ना। उसके बाद क्या आएगा, अब यहां से शुरू हो जाएगा, देखो है ना, क्या आएगा, यहाँ 7s2 होंगे। उसके बाद क्या आएगा, 7s के बाद आता बेटा देखो d भी आएगा इसमें, ये d वाले आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। देखो 7s और 6d तक, तो यहां पर देखो ये 7s2 होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, देखो 7s के बाद यदि देखेंगे तो 6d आता है। वैसे तो खैर यदि उसके हिसाब से लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले 7s आया, फिर 4f आएगा, फिर d आया, तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। और यह सिंपल उसमें भी लिख सकते हैं। तो चलो 7s हमने लिखा ये, उसके बाद आया 6d1 और 5f क्या आएगा 0, यही तो है। तो 5f पहले लिख सकते हैं बेटा इसमें, है ना, 7s2, 5f0 और 6d1, ऐसा लिखा जा सकता है इसमें, है ना। अभी तो क्या हुआ, 5f में 0 है क्योंकि ये तो है ही नहीं f ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें देखना होगा, ठीक है ना। तो कुछ Rn से लेते हैं बेटा, Rn होता है हमारे पास, है ना, ये होता है 86। जो Rn का जो एटॉमिक नंबर होगा Rn का, वो होता है 86। तो 86 कहाँ तक आएंगे, देखो हमारे पास 89 हुआ ना, 3, तो 2 और 1 3, ये तो ठीक है। तो यहाँ तक जो है, जो p6p तक है, ये है Rn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना बड़ा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Rn तो हमने लिख लिया इसमें Rn, और उसके बाद लिख सकते हैं 7s2, 5f0 एंड 6d1, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इतना लंबा न लिख करके ऐसा लिखा जा सकता है। अब अन्यों का देखते हैं। यहाँ तक तो सेम, यहाँ तक बनाना सीखना बेटा आप लोगों ने ना, बाद में भले आप लोग शॉर्ट लिखोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसी की करनी बड़े वाले की, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। नहीं तो ये कैसे लिख पाओगे, है ना। तो पहले बड़े वाले की प्रैक्टिस करनी, उसके बाद धीरे धीरे आप जो देखोगे तो इसमें आ सकते हैं। अब हमारा जो देखेंगे तो पहला एलिमेंट्स है वो है थोरियम, TH, ये थोरियम, और इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 90, ठीक है ना। और इस 90 में देखोगे तो Rn तो हो गया हमारे पास कितना, 86। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, Rn शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यानी कि 86 तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम। और थोरियम में देखोगे तो थोरियम में क्या होना है, क्योंकि थोरियम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं, है ना। हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने हैं, हमने भरने इलेक्ट्रॉन F में, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने, F में। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है इसका, वो 90 वाला, कौन सा, थोरियम। तो इसमें क्या होगा, 5f तो होगा इसमें 0, 5f क्या होगा, 0 होगा, और 6d 2 होगा, और 7s 2, ठीक है ना। लेकिन जो इसके बाद आता है, इसको 1 भी कर सकते हो बेटा, ये 1 भी आ सकते हैं, है ना।
दूसरा वाला आएगा 89 वाला है। उसके बाद आता है प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम का जो फॉर्मूला होता है पीए होता है, और ये 91। यहाँ पर देखो आरएन तो हम लिखेंगे ही, आरएन हो गया हमारे पास कितने तक, 86 तक। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन बराबर का चिन्ह आएगा बेटे, है ना, आरएन आएगा। उसके बाद आएगा 5f2 6d1, है ना, और 7s2। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भरते चले जाएंगे 4f, 5f3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले के पास 5f4 हो जाएगा, 5f4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5f6 हो जाएगा, 5f के बाद 5 ना होकर के 6 हो जाएगा, 6d में 0 हो जाएगा, 6d में 0 हो जाएगा, और 5f6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 5f7 हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद 5f7 हो जाएगा, फिर अगेन 7 है, 5f7, और इसमें 6d1 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, है ना, 6-1, है ना। उसके बाद आ जाएगा फिर 5f8 हो जाएगा, 5f8 हो गया, 6d1 ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, है ना। फिर क्या होगा, देखो 5f9 हो जाएगा, 5f9, और इसी प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे, और कहाँ तक चले जाएंगे, 5f14 तक। तो ये है बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको थोड़ा सा आप एनसीईआरटी बुक से देखोगे, है ना, एनसीईआरटी बुक में देखोगे किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए। क्लियर। दूसरा नंबर है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण। दूसरा नंबर किसका है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और इससे ऑक्सीडेशन अवस्था आती है। यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2 प्लस चार्ज हो जाएंगे उसमें, 3 वाले त्याग दिए तो 3 प्लस चार्ज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया 4 प्लस हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी तो 5। तो इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, है ना। तो यदि देखोगे तो इनकी जो मेन ऑक्सीकरण अवस्था है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया आप लोगों को, जो मेन ऑक्सीकरण अवस्था है एक्टिनोइड की, वो +3। क्या कहा बेटा मैंने, +3। जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है +3। अब होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं +2 भी दिखा देते हैं, है ना, +3 भी दिखा देते, +4 भी दिखा देते हैं, +5 भी दिखा देते हैं, तो वो अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है ना, इन एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बेटा। देखो जैसे हमने थोरियम लिखा, TH हो गया, है ना। उसके बाद आया प्रोटैक्टिनियम, PA हो सकता है बेटा, इनमें देख लेना कहीं पर PA, है ना। यूरेनियम, उसके बाद आता है यूरेनियम, U। फिर आता है नेप्चोनियम, NP, है ना। उसके बाद आता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम के बाद आता है अमेरिसियम, थोड़ा नाम इनके कॉम्प्लिकेशन में है, और उसके बाद क्यूरियम, ये नाम साइंटिस्टों पर रखे, बारकेलियम, है ना, बारकेलियम BK। उसके बाद आता है कैल्फोर्नियम, कैल्फोर्नियम CF। फिर उसके बाद आता है आइस्टीनियम ES। ये साइंटिस्टों के नाम पे रखे गए, है ना। FM हर्मियम, है ना। उसके बाद MD मैंडिलियम, है ना, मैंडिलियम, है ना, इसको MD लिखेंगे। उसके बाद है नोबिलियम NO, और फिर लास्ट में लॉरेंसी LR। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इस 5D सीरीज के एलिमेंट। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखोगे तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, थोरियम क्या करता है, थोरियम +3 भी दिखाता है, ये तो मूल अवस्था में है, और +4 भी दिखा देता है ना। उसके बाद ये देखो प्रोटैक्टिनियम है, ये +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी दिखा देता है ना। यहाँ पर देखोगे तो +3 है, +5 है, और +6 दिखा देता है, ये 4 नहीं दिखाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं।
है ना, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं। जैसे इसमें देखोगे तो +3, +4, +5 एंड +6। और ये कहाँ तक, देखो जो 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, ये सबके एक ही जैसे, यहाँ तक सब एक जैसे, इनके सबके यही ऑक्सीडेशन। यहाँ देखोगे तो समैरियम क्या करता है, +3, है ना, सीएम को हम कहते हैं क्यूरियम। क्यूरियम क्या करेगा, +3 और +4 है ना। उसके बाद +3 और +4 ये दोनों दिखा देता है, और उसके बाद सीधे +3 ही दिखाते हैं सब। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो लास्ट में है बेटा, ये 2 दिखाते हैं। एक तो हमारे पास दिखाता है +3, ये दिखाता है एन भी दिखाता है +2 और +3। ये याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद जरूर रखना कि ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ये है इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। उसके बाद दूसरा होता है आयनिक आकार। जो उनके आयनों का आकार होगा किस प्रकार से परिवर्तित होगा, है ना। उसके बाद सामान्य लक्षणों में हम ये 2-4 देख लेंगे बेटा इसमें, और ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। कल ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं।